नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं अभी तक हम चैप्टर 3 तक मैंने यूट्यूब पे आपको सारे क्वेश्चंस और चैप्टर को कंप्लीट करा दिया। आज हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 का नेम है डिटरमिनेंट्स। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर 3 तक अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट फॉर्म कैसे होता है और डिटरमिनेंट का कंसेप्ट क्या है। इसके लिए मैंने दो इक्वेशंस ली वन वेरिएबल में। फर्स्ट इक्वेशन ली a1x plus b1y is equal to 0 एंड सेकंड इक्वेशन ली a2x plus b2 is equal to 0। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, x is equal to minus b upon a। आप ट्रांसफर करके देखना यही आएगा। फिर सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करता हूं क्या आती है, माइनस b2 अपॉन a2। देखिए दोनों x की वैल्यूज हैं तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, मींस इक्वल लिख सकता हूं। मैं दोनों वैल्यूज को इक्वल किया, ठीक है। अब मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a2b1 इज इक्वल टू माइनस a1b2। ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर की तो ये पॉजिटिव हो गई, मींस a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0। मींस ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टर्म बनेगी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये साइन जो है ये मॉड का साइन नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट a1 a2 v1 v2 इज इक्वल टू 0। मींस अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से ये तो a1 b2 ये फर्स्ट टर्म आ गई, देन v1 a2 ये सेकंड टर्म आ गई इज इक्वल टू 0। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे जो टर्म लिखी है a1 a2 b1 b2 ये किसके इक्वल है, a1 b2 माइनस b2 a1। मींस ये दोनों टर्म्स क्या है सेम। तो a1 a2 v1 v2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के अंदर है a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे जो LHS में जो टर्म रिप्रेजेंट की गई है इसी टर्म के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ओके, तो मींस ये मॉडुलस का साइन नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट। अब इसी तरीके से अगर मैं तीन इक्वेशंस ले लूं और इक्वेशन तो लेता हूं दो वेरिएबल में इन टू वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स जो टर्म बनेगी सेम एज दिस क्या बनेगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनसाइड द डिटरमिनेंट। मींस डिटरमिनेंट साइन के अंदर इज इक्वल टू 0। मींस ये क्या कहलाएगा, हमारा डिटरमिनेंट। ये हमारा डिटरमिनेंट है ऑर्डर 2 का, ये डिटरमिनेंट है हमारा ऑर्डर 3 का, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट का कंसेप्ट तो आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं रॉस क्या होती हैं। एस इन मैट्रिक्स चैप्टर में हमने रॉ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो रॉ वही होती है, मींस हॉरिजॉन्टली, मींस लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट लिखे होते हैं उन्हीं को एलिमेंट्स क्या कहते हैं, रॉ के एलिमेंट्स होते हैं। और जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रॉ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट लिखे हैं उनको क्या बोलेंगे, रॉ। ओके, तो दिस इज फर्स्ट रॉ, दिस इज सेकंड रॉ एंड दिस इज थर्ड रॉ। रॉ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट रॉ को हम r1, सेकंड रॉ को r2, थर्ड रॉ को r3। वर्टिकली जो अप टू डाउन एलिमेंट्स लिखे रहते हैं उनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ओके, तो ये वर्टिकली मींस अप टू डाउन a1 b1 c1 these are the element of first column, a2 b2 c2 these are the element of second column, a3 b3 c3 these are the element of third column। तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स या फर्स्ट कॉलम टोटल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, c1, सेकंड वाले को c2 और थर्ड वाले को c3। तो आई होप आपको ये रॉ पहले से ही पता था और कॉलम्स पहले से ही पता था। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल मींस जो लेफ्ट टू राइट ये डिटरमिनेंट के अंदर जो डायगोनल बनेगा इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मींस एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स क्या है, a1 b2 c3। तो ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन के लिए डिटरमिनेंट को किस तरीके से लिखते हैं अब ये समझ लेते हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट का साइन हम साइन, तो ये मॉड वाले साइन यूज करते हैं लेकिन इसको मॉड रीड नहीं करते, क्या रीड करते हैं, डिटरमिनेंट।
अब डिटरमिनेंट ए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिटरमिनेंट ए इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए डेल्टा का साइन भी यूज करते हैं या फिर डी, कैपिटल डी। ये सारे सिंबल्स हैं जो हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एलिमेंट्स लिख दिए मैंने सारे डिटरमिनेंट्स के अंदर। ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 जितने भी तरीके सबसे लिख सकते हो। सभी में आप अलग डिफरेंट टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे। अब भी हम देखना है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। मींस सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम किस तरीके से करते हैं। सेकंड ऑर्डर मींस 2/2 मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 2 2। तो मैंने लिखा 1 2 3 4। ओके, ये मेरा डिटरमिनेंट है, इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूं। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। प्रोसीड बाय नेगेटिव साइन, लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप मींस 3 into 2 4 minus 6 is equal to -2। This is the expansion of determinant of second order। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम माइनस लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। ये मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हो और डिटरमिनेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों में एक मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट ये है कि मैट्रिसेस हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मींस मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं आता, सिर्फ हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ही यूज करते हैं। बट डिटरमिनेंट हैज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मींस ये डिटरमिनेंट था, इसकी टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। और मैट्रिक्स में कभी भी हमारा इस तरह से सॉल्व करके आंसर नहीं आता। मैट्रिक्स जस्ट ओनली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ओके। और डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट की हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो डिटरमिनेंट के लिए पहले हम थोड़ा मैट्रिक्स पे जाते हैं। मैट्रिक्स में हमने बहुत डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी, जिसमें एक मैट्रिक्स थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर भी थी, रॉ, आइडेंटिटी और बहुत सारे डिफरेंट तरह की मैट्रिसेस के टाइप्स हमने पढ़े थे। लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, मींस जिसमें नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो आई होप ये तो समझ में आ गया ना, डिटरमिनेंट किस तरीके से फॉर्म होता है, डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2/2 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 3/3 का डिटरमिनेंट क्या होता है, रॉ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या यूज करते हैं, देन सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यस, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, पहले तो हम एलिमेंट की प्लेसेस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा डेल्टा इज इक्वल टू ए, मैंने सारे एलिमेंट्स ये लिख दिए, ओके। सारे एलिमेंट्स मैंने क्या लिख दिए, ए, और ये मैंने डिटरमिनेंट लिया ऑर्डर 3 का। तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, मींस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो के एलिमेंट्स, थर्ड रो के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ओके। समझ में आ गया ना, मींस ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके की एलिमेंट्स की सारे एलिमेंट्स की प्लेसेस हैं। अब देखिए A11 represents the element of first row and first column, A32 represents the element of third row and second column। अब अभी हमें पढ़ना है इसके माइनर एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ना है। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ओके, माइनर एंड
कोफैक्टर। माइनर देखिए यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, क्योंकि ये इस हमारा 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9। तो यहाँ पे 9 माइनर आएंगे और 9 ही कोफैक्टर आएंगे। तो देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसका मैं माइनर फाइंड करूं M11, M रिप्रेजेंट द माइनर। ओके, मैं इसका माइनर फाइंड करूंगा, मींस A11 वाली जो रॉ है और A11 वाला उसके नीचे जो कॉलम दिया है, इनको स्किप करना है। मींस इसको फाइंड कर रहा हूं तो ये और ये कॉलम गया और ये रॉ गई, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम गए, तो बचा क्या? A22, A23, A32, A33। ओके, तो ये माइनर है फर्स्ट एलिमेंट का। इसी तरीके से हम 9 एलिमेंट से माइनर फाइंड कर सकते हैं। चलिए किसका फाइंड करें? हम फाइंड करते हैं A22 का, मींस M22। ओके, तो M22 को माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे, मींस छिपा देंगे। तो बचेगा क्या? A11, A13, देन A31, A33, मींस ये सेकंड कॉलम और ये सेकंड रॉ स्किप कर दी। तो जो एलिमेंट्स बचे वो उनको हम किसके अंदर लिखेंगे? डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे माइनर। इसी तरीके से हम पांचों नहीं सॉरी 9 एलिमेंट्स के माइनर फाइंड कर सकते हैं। कोई एक और देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आई थिंक आपको माइनर का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी हम कंसेप्ट देखते हैं कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए का यूज कर लेते हैं या फिर कैपिटल सी का यूज कर लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को कोफैक्टर फाइंड करते हैं, जैसे कि A11 का ये फाइंड करते हैं, तो कैपिटल A11 मींस कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट एट द प्लेस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखिए हमेशा कोफैक्टर फाइंड करने के लिए -1 रेज टू पावर जो प्लेसेस है रो की और कॉलम की, उनको एडिशन मींस -1 रेज टू पावर। यहां पे क्या है? 1 प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस पावर में आएगा 1 + 1। देन वही इसके रो और इसके कॉलम को स्किप कर देंगे, मींस A22, A23, A32, A33। इसी तरीके से हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड करते हैं 23 का, तो A23 मींस -1 रेज टू पावर 2 + 3। ओके, अब 23 वाली मींस सेकंड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे, A11, A12, सेकंड रो A31, A32। तो ये हमारा एक जो 2-3 प्लेस पे जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर आ जाएगा। अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा, ये सारे पॉजिटिव आएंगे, मींस यहाँ पे बाहर हम कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे प्लस या माइनस का, किसमें? माइनस में। लेकिन कोफैक्टर्स में क्या होगा? जो भी इवन प्लेस पे आएगा -1 to power 1 + 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस M11 और A11। तो जो कोफैक्टर फाइंड करते हैं उसमें जो ऑड प्लेसेस पर एलिमेंट होते हैं उनके बाहर क्या आता है? नेगेटिव साइन। जैसे कि ये A23 है तो -1 to power 2 + 3 मींस पावर कितनी हो जाएगी? 5। अब पावर 5 हो जाएगी, -1 to power 5 मींस नेगेटिव -5। तो ये माइनस में आया, -A11, A12, A31, A32। ओके, तो अगर हम M23 फाइंड करें तो M23 में क्या रहेगा? सिर्फ M23 के लिए ये रॉ गई और ये कॉलम गया, A11, A12, A31, A32। तो दोनों में डिफरेंस देखिए आप, मींस जो M23 की वैल्यू है वही की वैल्यू आएगी हमारी A23 की, बट साइन चेंज हुआ। जैसे ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसी बेसिस पर हम सारे एलिमेंट्स के साइन भी पता कर सकते हैं। मींस डायरेक्टली अगर आपको क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जैसे मैं A11 का A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे सारे एलिमेंट्स के अगर मैं क्या फाइंड करता हूं? कोफैक्टर्स फाइंड करता हूं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्लस रहेगा, ये नेगेटिव में आएगा, ये 1 + 3 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 2 + 1 3 ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ठीक है,
तो मीन्स अगर हम सारे साइंस देखें तो साइन किस तरीके से चलते हैं हमारे, ये पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मीन्स ये 3 1 है, मीन्स ऐड करने पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस प्लेस का जो भी एलिमेंट आएगा उसका कोफैक्टर के बाहर कैसा लगेगा, आप पॉजिटिव साइन लोगे। इस तरीके से डायरेक्टली हम साइन ले लेते हैं। अगर आप ये लिखना ना चाहें तो ना लिखें, लेकिन लिखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्टली साइन तो डायरेक्टली आपको पता चली गए, मीन्स फर्स्ट प्लेस का पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस अल्टरनेट होते हैं सारे साइन। ओके, तो ये कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस भी समझ में आ गया। माइनस के बाहर, माइनस जब भी फाइंड करेंगे तो उनके बाहर कभी भी हमें कोई साइन यूज नहीं करना, लेकिन जब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो बाहर माइनस 1 रेज़ टू पावर जो भी प्लेस है एलिमेंट की, उस प्लेस को पावर में ऐड करके लिखना है। तो डायरेक्टली हमें क्या पता चलता है, जो भी ऐड करने पे इवन आएगा वहां पे पॉजिटिव साइन लेना है और ऑड आएगा वहां पे निगेटिव साइन लेना है। तो आई होप आपको ये माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। मीन्स अगर मैं कहूं तो इन दोनों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका आंसर कितना आ रहा है 5, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 5। तो कोफैक्टर माइनस क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चलिए तो हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन किस तरीके से किया जाता है। मैंने डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। देखिए जब भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं तो कोई भी एक रॉ या फिर कोई भी एक कॉलम वाइज हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो रॉ और कॉलम के साइन आपको पता ही है, ये प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अगर इसी को मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, मींस ये 1 प्लस 1, देन 1 एलिमेंट है, इसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम स्किप कर देंगे तो 5 6 8 9, देन ये एलिमेंट क्या है नेगेटिव साइन के साथ, तो -2 लिखेंगे और इसकी रो और कॉलम को स्किप कर देंगे तो 4 6 7 9, देन नेक्स्ट एलिमेंट +3। अब एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास, एक ही गया 4 5 7 एंड 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, मींस यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरीके से 2/2 के डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्सपेंशन किया जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी मैंने फर्स्ट रॉ से बताया, अब अपन किसी से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को करना है इसको थर्ड रॉ से, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग, ये तो हो गया एक्सपेंडिंग अलोंग R3। अब R3 से एक्सपेंड करूंगा तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस का साइन रहेगा, क्या आ जाएगा हमारा +7 ये रो और कॉलम का 2 3 5 6 2 3 5 6 प्लस माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 8, देन ये स्किप किया और इसको स्किप किया 1 3 4 6 देन प्लस 9, ये रो और कॉलम गया तो 1 2 4 5। ओके, इस तरीके से किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कॉलम वाइज देख लेते हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। अगर मैं C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना तो कैसे करूंगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस, मींस -2, फिर क्या आएगा +5, देन फिर क्या आएगा -8। ओके, अब इनके एलिमेंट्स फिर चलते हैं। -2 के लिए ये गया 4 6 7 9, 4 6 7 9, 5 के लिए ये स्किप किया 1 3 7 9, 1 3 7 9, देन नेक्स्ट 8 के लिए ये स्किप हुआ, ये इसको 1 3 4 6, 1 3 4 6। जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो आप R1 के अलोंग भी एक्सपेंड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। R2 से करें, R3 से करें, C1 से करें, C2 से करें या C3 से करें, किसी से भी एक्सपेंड करें तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आता है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमको जो एक्सपेंशन करना है R1 के अलोंग एक्सपेंड करें, R2 के अलोंग एक्सपेंड करें या फिर R3 के अलोंग एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन के लिए सबसे सिंपल ट्रिक होती है कि पहले आप ये चेक कर लो
जिस रो और जिस कॉलम में कोई भी रो दियो या कोई भी कॉलम दियो जिसमें मैक्सिमम 0 दियो, मीन्स मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं लिखूं 0 और यहाँ पे लिख दिया मैं 0, अब मेरे को सबसे सिंपल सॉल्व करने में पड़ेगा ये एक्सपेंडिंग अलोंग R2, बिकॉज यहाँ पे दो एलिमेंट 0 है, मीन्स जब भी यहाँ पे वैल्यू मैं लिखूंगा तो ये दोनों टर्म्स के आंसर हो जाएंगे 0, तो मेरे को एक्सपेंड अकेला किसको करना है, 6 को अकेला एक्सपेंड करना है, तो बड़ा आसान पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 दिए होते, ये दोनों एलिमेंट 0 होते, तो मैं C3 का अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेता। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 1 5 6 7 8 0 -2 5 0, ठीक है, ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा और इसकी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको एक्सपेंड में R1 से भी कर सकता हूँ, R2 से भी कर सकता हूँ, R3 से भी कर सकता हूँ, C1 से भी कर सकता हूँ, C2 से भी कर सकता हूँ और C3 से भी कर सकता हूँ। बट अब मेरे को सोचना ये है कि सबसे सिंपल कहाँ से पड़ेगा, मैं अगर R1 से करूंगा तो 3 टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, R2 से करूंगा तो भी 2 टर्म, R3 से करूंगा तो भी 2 टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, C1 में 3 करनी पड़ेगी, C2 में भी 3 करनी पड़ेगी। बट अगर मैं C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे को एक ही टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी जरा हम ध्यान से देखते हैं। C3 को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो मैंने 6 लिया, ये इसके पूरे ये 7 8 -2 एंड 5, देन प्लस माइनस और प्लस, अब ये -0 देन प्लस 0। अब ध्यान से देखिए ये 0 मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 को मल्टीप्लाई होगा, अंदर कोई भी वैल्यू है लेकिन बाहर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, और ये भी 0, मींस ये दोनों टर्म मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं। तो क्या आएगा, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वही 7 5 जा 35 -8 2 16 माइनस प्लस 16, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे और किस रो और किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें कि हमारा आंसर सिंपल मतलब आसानी से आंसर आए, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, 0 चेक करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मींस अगर रो वाइज एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन मैंने रो और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज। यहाँ पे जो एलिमेंट्स रो वाइज थे ना उनको लिख दिया मैंने कॉलम वाइज। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। मींस जो एलिमेंट्स हमारे रो वाइज लिखे हैं उनको अगर हम कॉलम वाइज भी चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी, मींस दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मींस ये ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, मींस रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। मींस देखिए इसी का एग्जांपल लेते हैं हम कि यहां पे करस्पॉन्डिंग ये मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, मींस 4 5 6 1 2 3 7 8 9, मींस जब भी आप ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे तो बाहर आपको माइनस साइन लेना है। मींस अगर आप रो की प्लेसेस या फिर कॉलम की प्लेसेस को इंटरचेंज करते हो, दो रो, कोई भी दो रो, मींस मैंने ये R1 और ये R2 दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, मींस R1 के जो एलिमेंट्स थे R2 की प्लेस पे लिख दिए, R2 के एलिमेंट R1 की प्लेस पे लिख दिए। ऐसी कंडीशन में इसका जो आंसर आने वाला था ना, उसके आंसर में फर्क क्या आएगा, सिर्फ माइनस साइन का। मींस अगर आपको एक ऑपरेशन यूज करना है कि रो की प्लेस चेंज करनी है, कोई सी भी दो रो की प्लेस चेंज करनी है तो बाहर माइनस साइन लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आप दोबारा से प्लेस चेंज करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, सेम रो के लिए और सेम कॉलम के लिए। मींस अगर यहाँ पे C1 C2 और C3 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है, अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे क्या है आप C2 और यहाँ पे लिख दिया C1, तो यहाँ पे बाहर करेंगे आप एक माइनस साइन लेंगे। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी,
if any two row or column of determinant are interchanged then the sign of the determinant changes। तो आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस सेम। इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मींस अगर ये आपके पास एक कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 मींस यहाँ पे R1 को चेक कीजिए और R2 को चेक कीजिए, सेम एलिमेंट्स हैं मींस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो इसका आंसर डायरेक्टली जाएगा 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है इन एनी डिटरमिनेंट if all the constituents of row और कॉलम आर 0 मींस किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या है 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप ये चार प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर सारे रो को सारे कॉलम्स में आप चेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस वैल्यू कैसी रहेगी हमारी अनचेंज रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है अगर रॉ को आप कोई भी दो रॉ की प्लेसेस को इंटरचेंज करते हो, बाहर आपको लेना है माइनस साइन, मींस उसकी जो आंसर आने वाला था उसमें माइनस साइन का चेंज आएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रो या दो कॉलम क्या है आइडेंटिकल, मींस सारे कांस्टेंट एलिमेंट क्या है सेम, इन दैट कंडीशन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सारे कांस्टेंट एलिमेंट्स क्या है 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। आई होप आपको ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब तक पढ़ते रहिए समझते रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं 2 वीडियो में सारा चैप्टर खत्म करने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल लाइन से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।